हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में मैं विज्ञान के 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन वीडियो लिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे गए हैं। ठीक है, कह रहे हैं ऊष्मा छेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, सारे प्रश्न आसान और इम्पोर्टेंट है। ऊष्मा छेपी नाम से ही स्पष्ट है। ऊष्मा छेपी का मतलब ऊष्मा निकलना। ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा छेपी को हम दहन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप ये वाला रिएक्शन दे देंगे। ये हमारी मीथेन है, इसको हमने जला दिया। 2O2 है ना, इसका मतलब जलाया जा रहा है। तो क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, थोड़ा सा भाप निकलेगा और थोड़ी सी ऊष्मा निकलेगी। जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हो तो गर्माहट का फील होता है। जैसे आग जला रहे हो तो आप बाहर से सेकोगे तो आपको गर्माहट फील होती है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। उदाहरण ज़रूर देना है। ठीक है, और ये रिएक्शन लिख लिख के याद होती है। अगला आपका आता है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। जैसे आपका हाथ है, आपके हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा मैं रख दूं तो आपको हु करोगे, ठंडा लगेगा ना, क्योंकि ऊष्मा अवशोषित कर रहा है आपका हाथ। ठीक है ना। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर N2 + O2 क्या बनेगा? 2NO, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस ऊष्मा। माइनस का मतलब ऊष्मा अवशोषित हो रही है, प्लस ऊष्मा का मतलब ऊष्मा निकल रही है। ठीक, कहीं पे भी अगर किसी रिएक्शन में प्लस लिखा है तो समझ जाओ कि ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। किसी रिएक्शन में अगर माइनस में ऊष्मा है तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हर साल पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ संपन्न होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचय अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। ये क्या है? CuO + H2 CuH2O। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का कम होना उपचयन अभिक्रिया है, और हाइड्रोजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का घटना अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर क्या है? कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर सिर्फ कॉपर है। तो कॉपर ऑक्साइड से यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया, हट गया। तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और फिर यहाँ देखो, सिर्फ हाइड्रोजन था, H2 था, H2 के साथ क्या लग गया? O लग गया। हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई H2 में। तो इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन बोले तो क्या हो रहा है? उपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक ही अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ संपन्न हो रही है, तो इसे हम अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या समझते हैं? ठीक है, तो पीएच की परिभाषा हम क्या देंगे? देखो, इन्होंने बोला पीएच की परिभाषा दीजिए। यहाँ पीएच स्केल नहीं बोला अभी, ये ध्यान रखिएगा। तो पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की एक इकाई होती है। जो पीएच है ना, अम्ल है, क्षार है, उसमें कितना हाइड्रोजन की सांद्रता है उसका मापने का एक पैमाना है। ठीक है, एक जरिया है, एक इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। ये पीएच का सूत्र है। पीएच बराबर क्या होता है? माइनस का लॉग H पॉजिटिव आयन। ये फॉर्मूला है पीएच। H पॉजिटिव क्या होता है? आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण होता है। ठीक है, शुद्ध जल में आयनों का जो सांद्रण होता है वो 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है।
कि शुद्ध जल का पीएच सांद्रण कितना होता है, तो इतना होता है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, तो हमारे उधर, हम उधर बोले तो पेट में स्थित HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, हम जो भी भोजन करते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म जीवाणु रह ही जाते हैं, चाहे जितना पका लो, कर लो, कुछ भी कर लो, रह जाता है। और जैसे ही वो जाता है पेट के अंदर, इतना एसिड है ना हमारे पेट में, उन सारे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, कभी कभार देखोगे आप लोग, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, किसी को कोई ऐसा मैं नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन कभी कभी आप छोटा टुकड़ा अगर हड्डी का भी निगल लेते हो तो उसको भी बचा देता है। इतना ताकत है हमारे पेट के HCl में। ठीक है, अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द, जलन उत्पन्न कर देता है। अगर आप ठसाठस खाना खाओगे, है ना, तेल और मसालेदार ज़्यादा खाना खाओगे, तो आपके पेट में एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो आपको पेट में दर्द अनुभव होगा, जलन में होगा, डकार आएगी, ये सब दुविधा होती है। ठीक है, जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल एंटासिड लेना पड़ता है। अगर आपके पेट में ऐसा होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो हमें गोली देता है वो होती है एंटासिड। वो एंटासिड हम खाते हैं, हमारे पेट की जो अम्लता बढ़ी हुई है वो उसको कम कर देता है, क्योंकि एसिड के अंदर जब बेस जाएगा, छा जाएगा, तो उसको एसिड के पन को कम कर देगा। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम या अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारे दांत क्षय होने लगते हैं। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है जो इसके द्वारा काटने पर हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, जिससे हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, जो मधुमक्खी काटती है उसके डंक में भी एसिड होता है, और वो जब एसिड हमारे बॉडी में जाता है तो हमें वहाँ जलन महसूस होती है, बुला देता है वहाँ पर, है ना। कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है, जैसे नेटल एक शाकीय पौधा है। इस पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, जिनके जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। जब कभी पहाड़ पे जाओगे तो ऐसे बिच्छू पौधा बोलते हैं, है ना, और वो आपके पौधा चुभ जाएगा ना, तो वहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा तेज दर्द होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगी, और वहाँ पर फुला भी देता है, सुझा देता है। तो ये सारे आपके दैनिक जीवन में पीएच जो है उसके महत्व के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट, अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है, ये एग्जाम में हर साल आता है। अयस्क, खनिज और गैंग। गैंग का मतलब ये नहीं कि 2-4 लोग आ गए और किसी को पीटने चले गए। गैंग का मतलब होता है अशुद्धि। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिनरल्स। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, कोयला हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, अयस्क जिसे हम अंग्रेजी में ओरस कहते हैं, ये क्या होता है, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त किया जा सके। खनिज से अयस्क निकलता है। ठीक है, किसी भी खनिज से प्रचुर मात्रा में कोई धातु आराम से मिल जाए, ठीक है, उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु का क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियस बॉक्साइट, ये इसके उदाहरण है, उदाहरण जरूर देना है। ठीक है, और गैंग क्या होता है, खनिज और अयस्क में जो अशुद्धियां होती है उन्हें हम गैंग कहते हैं। ठीक है, खनिज तथा अयस्क में एक प्रमुख अंतर क्या है कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। देखो अंतर क्या है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सारे के सारे अयस्क खनिज है, क्योंकि खनिज से ही अयस्क निकलता है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यह सबसे बड़ा अंतर है, ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं भर्जन क्या है, यह क्रिया किन किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, भर्जन, झारण, स्थापन, ये एग्जाम में हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सांद्रित अयस्क को हर चैप्टर के मैंने वन शॉट एनसीईआरटी बना रखे, जब आप उन वीडियो को देखोगे तो सारे क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएंगे। सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे, उसको बिना पिघलाए, ये भी ध्यान रखना पिघलाना नहीं है, उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम भर्जन कहते हैं। ये अपना भर्जन हुआ। यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड
अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके लिए प्रयुक्त की जाती है, सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। भर्जन तथा निस्तापन में केवल इतना ही अंतर होता है कि भर्जन निस्तापन की अपेक्षा कुछ अधिक ताप तथा वायु की नियंत्रित मात्रा में उपस्थिति में पूर्ण होता है। थोड़ा सा अंतर है, उसमें नियंत्रित मात्रा होती है, नियंत्रित ताप होता है, इतना सा अंतर है। ठीक है, तो ये एग्जाम में हर साल आता है, हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है वह समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। हर साल मिलेगा, हर साल। ठीक है, समजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। समूह और क्रियात्मक जो सूत्र होता है, ठीक है, जो समूह होगा, क्रियात्मक समूह होगा, सूत्र होगा, वो सब एक जैसे होंगे। उसे हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं या सजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके सदस्यों को हम क्या कहते हैं? समजात गण कहते हैं। इनके जो सदस्य होते हैं इन्हें हम समजात कहते हैं। ठीक है, जैसे मिथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, ये एक ही सदस्य के गुण हैं। प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जितने भी सदस्य होते हैं प्यारे बच्चों, उनको हम एक ही सूत्र से लिख सकते हैं। जैसे आपको मैं अगर बता दूं, आप एक फैमिली से हैं, आपका सरनेम क्या है? यादव है, ठाकुर हो, कोई साहा है, ठीक है, कोई कुछ भी है, तो आपका सरनेम देख के पता लगता है कि भाई ये यहाँ से, इस घर से है, इस जाति का है या ये धर्म का है, ये सब बता देते हैं ना, क्योंकि आपका सरनेम आपका बताता है। वैसे ही इनमें भी होता है। इनका एक सामान्य सूत्र होता है और उन सूत्रों की मदद से सभी सदस्यों के बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, सभी सदस्यों का एक ही सरनेम होता है, एक ही क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। अगर एक के बाद दूसरा अगर ले रहे हैं, उनके बीच में हमेशा CH2, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। ठीक है, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये सारे अलग अलग मैंने बोल दिया। एल्केन का सूत्र आप जानते हैं, CnH2n+2 हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से होते हैं। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14 U का अंतर होता है। तो CH2 का जो अणुभार होता है वो 14 U है। ठीक है, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक का पता है ना, भाई एल्केन पता चल गया, तो उसके सारे फैमिली मेम्बर का जो गुण हम बता सकते हैं भाई कैसा होगा, क्योंकि एक ही समूह के चीज़ें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है, इस साल भी आएगा। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर ना आए तो मुझे आप अपने घर पे बुला के जो घर के काम कराना है ज़िंदगी भर मुझसे करवाते रहना, लेकिन मेरे कहने पे इनको कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये हर साल बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, MP बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, उत्तराखंड बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, CBSE बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में हो, ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, वो क्या है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, किसे कहते हैं? ठीक है, तो संतृप्त कार्बन क्या होता है? जो सिंगल बॉन्ड होते हैं। असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। साधारणतः अगर आपको समझना है, सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा, सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती हैं, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण मीथेन, प्रोपेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, और इसका क्या हो जाएगा? C3H8। ठीक है, प्रोपेन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये हमारे क्या हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर मुझे मीथेन का फिगर बनाना है तो ये होगा, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें एकल बंध था, इसमें द्विबंध और त्रिबंध आ जाता है। क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणु की शेष संयोजकताओं को पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु
हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं और अणु में उपस्थित 2 कार्बन परमाणुओं को आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। देखो, एक एक साझेदारी करेगा तो भी वो पूर्ण नहीं हो पाता है, फिर क्या करना पड़ता है, उसको 2 या फिर 3 की साझेदारी करनी पड़ती है। तो जब ऐसे चीज़ आपको देखने को मिलेगी जहाँ 2-2 की साझेदारी हो रही है, 3-3 की साझेदारी हो रही है, तो द्विबंध और त्रिबंध बनेंगे, तो उससे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो शॉर्ट में अगर बताऊं, जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। प्रतिस्थापन का मतलब अलग होना है ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित जब कर दिया जाता है तो हम उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये हमारा मीथेन है CH4 और ये हमारा क्लोरीन है। तो यहाँ से क्या आएगा, एक क्लोरीन आएगा और इसके एक हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो और इसके एक हाइड्रोजन को हटाया, इसके क्लोरीन को हटा, तो वो आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, ये भले ही ये सब हिंदी ना लिखो, लेकिन ये लिखो के काम चल जाएगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कहने का तात्पर्य ये हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। हर साल एग्जाम में आता है, साबुनीकरण पे आप प्रश्न आता है। ठीक है, तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, किसके, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ठीक है, ये तेलों वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। NaOH या फिर KOH के जल अपघटन से हमें ये प्राप्त होते हैं साबुन। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, साबुनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की क्रिया विधि क्या है, एग्जाम में आता है। ये हमारा क्या होता है, वसा होता है। ये हमारा वसा है, सूत्र है CH2OCOC17H35। ठीक है, ये कितनी बार लिखोगे, 3 बार। लिख के याद होता है, रटने से याद नहीं होगा, बोलने से याद नहीं होगा, लिख के याद होगा। फिर इसमें हम क्या मिलाएंगे, NaOH, या तो NaOH मिलाना होता है या KOH मिलाना होता है। हमने मिला दिया NaOH, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा, CH2OH CHOH CH3OH। और यहाँ क्या बनेगा अपना साबुन। साबुन का सूत्र क्या होता है, C17H35 COONA। ये हमारा साबुन है। साबुन का अणुसूत्र भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये फॉर्मूला होता है। आपने देखा होगा मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ उसका उत्तर बहुत ही सरल भाषा में होगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है किताबों की तरह। अगर आप बेहतर प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारा जो साइंस का जो स्टडी मटेरियल है विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूरा NCERT तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे सरल शब्दों के साथ। पूरा PDF प्रिंटिंग है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कैसे परचेस करना आप जाके देख लेना। ठीक है, आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बायोलॉजी में चित्र बनाने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये आपको पता होगा कितने ज़्यादा आते हैं, तो ये चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि पाचक रस क्या होते हैं। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पाचक रस क्या होते हैं, पाचन क्रिया में पाचक रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचक रस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आ जाता है लार। हमारे मुंह में लार होता है, कुछ खाना देखोगे ना स्वादिष्ट तो आपके मुंह से लार टपकने लगता है, मुंह पानी पानी सा हो जाता है, तो वो लार होता है। भोजन को निगलने में सहायता होती है। अगर भोजन हमारे मुंह में लार नहीं होगा तो भोजन अटक जाएगा यहाँ पर, तो भोजन को निगलने में सहायता करता है। एक क्या बोले, एक लुगदी बनाने के लिए हेल्प करता है और वो निगलने में मदद करता है।
मंड को शर्करा में बदलता है। लार दो दो रखा है ताकि आप आराम से पढ़ के याद भी कर पाओ। फिर बात करते हैं जठर रस क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। हमारे जठर रस जो होता है HCl भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। अगर भोजन को हम अम्लीय नहीं बनाएंगे तो पचेगा नहीं, ठीक है ना। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन्स में बदलता है, ठीक है। अगला आता है अग्नाशयिक रस। ये क्या करता है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदल देता है, ठीक है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। उसके बाद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और अन्य शर्कराओं में बदल देता है। ये किसके काम है, अग्नाशयी रस के है। अगला हम बात करते हैं आत रस की। ये क्या करता है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज शर्करा को किससे बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक। नेक्स्ट इरेप्सिन शेष प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो एसिड में। तो ये इनके कार्य हैं। अगला प्रश्न आ जाता है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान है। अंतर 2-3 तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। न्यूमेरिकल इस वीडियो में मैंने नहीं रखा है। न्यूमेरिकल आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में एग्जाम में आते हैं। न्यूमेरिकल की मैं अलग वीडियो बना भी चुका हूँ और एक वीडियो जल्द में बना भी दूंगा, ठीक है। तो एक तरफ आप लिखोगे वायवीय और दूसरी तरफ लिखोगे आप अवायवीय। एकदम सिंपल तरीके से रखा है। वायवीय मतलब वायु की आवश्यकता। वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन होना अनिवार्य होता है। अवायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। इसका उल्टा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण ही नहीं हो पाता तो अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इससे पूर्ण हो जाता है, उससे पूर्ण नहीं होता है, ठीक। तीसरा क्या है, सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है ये वायवीय श्वसन, और ये वह केवल कुछ पौधों कुछ जंतुओं में ही पाया जाता है या मांसपेशियों में होता है। जो हम हैं वो हम क्या करते हैं, वायवीय श्वसन लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है कि नहीं। ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं जो वायवीय श्वसन करते हैं। और इनमें क्या होता है, अवायवीय में सभी प्रकार की क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं। किसमें होती है प्यारे बच्चों, कोशिका द्रव्य में होती हैं। नेक्स्ट ऊर्जा काफ़ी मात्रा में निकलती है, जैसे कि 673 किलो कैलोरी, और इसमें बहुत कम निकलती है ऊर्जा, जैसे कि 21 से लेकर 24 किलो कैलोरी, ठीक है। निर्मुक्त ऊर्जा, इसमें मैंने 6 अंतर लिखे हैं, आपको कम से कम 4 से 5 अंतर याद होने चाहिए, 4 तो होना ही चाहिए। निर्मुक्त ऊर्जा के अनुबंध के फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज से 38 ATP अणु प्राप्त होता है वायवीय श्वसन में। कितना, 38 ATP। और इसमें कितना प्राप्त होता है, एक अणु ग्लूकोज से केवल 2 ATP अणु प्राप्त होता है। तो ये मैंने अंतर लिखवा दिए, सरल 6 अंतर। तो कम से कम आपको 4 तो याद होने ही चाहिए, कम से कम, इससे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। जो मूल रोम होते हैं वो जल कैसे अवशोषित करते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, मूल रोम मिट्टी में उपस्थित जल को परासरण दाब के कारण अवशोषित करते हैं। ये जो मूल रोम है ना, वो मिट्टी से एक दाब लगता है, परासरण मिट्टी का, उस दाब से पानी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। मूल रोम कोशिकाओं का परासरण दाब मृदा जल के परासरण दाब से अधिक होता है, ठीक है। मूल रोम का जो परासरण दाब होता है, मूल रोम कोशिकाओं का परासरण दाब मृदा जल के परासरण दाब से क्या होता है, ज्यादा होता है, उसी कारण वो अवशोषित कर पाता है। इसीलिए मूल रोम कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है। मूल रोम कोशिकाओं से जल कॉर्टेक्स कोशिकाओं में जाता है। किस कोशिकाओं में जाता है, कॉर्टेक्स कोशिकाओं में चला जाता है मूल रोम से। इस तरीके से अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन और विकर्म क्या होते हैं, ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है। हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि से सीधे रुधिर में स्रावित होकर सारे शरीर में संचरित होते हैं, ठीक है।
हार्मोन क्या होते हैं? एक संदेश वाहक है, संदेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। हमारी बॉडी एक पूरा, आप सोच लो एक जगह है, यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ ले जाता है, ठीक है। हार्मोन ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि से सीधे रुधिर में स्रावित होकर सारे शरीर में संचित होते हैं, ठीक है। इनकी छोटी सी मात्रा ही किन्हीं विशिष्ट कोशिकाओं या विशिष्ट अंगों की कोशिकाओं की कार्यकी को, वातावरणीय दशाओं को आवश्यकता अनुसार प्रभावित करती है। इनकी छोटी सी मात्रा बहुत प्रभाव डालती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स। एंजाइम को कहते हैं विकर हिंदी में। ये क्या होते हैं? पाचन क्रिया से संबंधित रासायनिक क्रियाओं में कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ विशेष महत्व के हैं जो इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं, चलाते हैं। इन पदार्थों को हम एंजाइम कहते हैं और एंजाइम पाचक रसों में पाए जाते हैं। तो हार्मोन्स क्या होता है और एंजाइम्स क्या होता है, ये मैंने आपको आसान शब्दों में बता दिया, समझा दिया। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस विधि द्वारा होती है? उदाहरण देकर समझाइए। जिनमें बीज ही नहीं होता है उनमें कैसे होता है? तो बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, उसके द्वारा होती है। इसके अंतर्गत पौधे के किसी कायिक अंग जैसे कि जड़, तना, ठीक है ना, पत्ती, कलिका, इनके द्वारा नए पौधों को तैयार किया जाता है जिनमें बीज नहीं होते। कटिंग जिसे हम बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। पौधों में कायिक जनन की दो प्रमुख विधियां, एक तो कलम लगाना है, एक है दाब लगाना। दोनों मैं आपको बताता हूँ चित्र की मदद से। देखिए, सबसे पहला क्या है? कलम लगाना। कलम लगाने में क्या होता है? आपके पास तना है, जड़ है, उनको आप काट लेते हो और फिर दूसरी जगह पे लगा देते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस विधि में तने के कलिका युक्त छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। ये देखो कली निकली है, इस छोटे टुकड़े को हमने काट लिया है। इन टुकड़े को कलम कहते हैं। इनके निचले सिरे को उचित स्थान पर भूमि में दबा देते हैं, जिससे कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल आती हैं और उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। उदाहरण के तौर पर गुलाब, कैक्टस, अग्नाशय, गुड़हल, गन्ना इसी तरीके से लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, है ना। पॉपुलर का पौधा आपने देखा होगा ऐसे बनाते हुए। अगला होता है दाव लगाना। दाव लगाने में क्या है? सिंपल समझो, ये एक पेड़ है, इसकी टहनी निकली हुई है। आपने क्या किया? इसकी टहनी को ना एक हिस्से को जमीन में दबा दिया, एक हिस्से को ना काट के हल्का सा यहाँ पे कट लगा के, हल्का सा, या ऐसे ही अगर ज़मीन में दबा दोगे हल्का सा कट लगा के तो बढ़िया होगा। दबाने से क्या होगा? ये ज़मीन के अंदर दब जाएगी, तो यहाँ से ये क्या छोड़ देगी? जड़ छोड़ देगी। और कुछ टाइम बाद आप यहाँ से काट के इसको निकाल कर अलग जगह लगा दोगे तो ये अलग से पौधा बन जाता है। तो इसे कहते हैं दाब लगाना, ठीक है। कुछ पौधों में हम पौधों की किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इसमें से जड़ें निकल आती हैं और उसके बाद नई पौध बन जाती है, और नई पौध को इसके पैतृक पौधे से काट कर अलग कर देते हैं और यह वृद्धि करके पूर्ण पौधा बन जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। उदाहरण के तौर पर बेला, चमेली, कनेर इस विधि से उगाए जाते हैं, ठीक। आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पुनरुद्भवन का क्या तात्पर्य है? सो आप देख पा रहे हैं पुनरुद्भवन क्या होता है? कि पहले एक पूरा रहेगा, इसको हमने बीचों बीच से काटा, दो टुकड़े हो गए, तो ये वाला टुकड़ा क्या करेगा? नीचे वाला हिस्सा बना लेगा, और ये वाला क्या करेगा? ऊपर वाला हिस्सा बना लेगा। तो एक से आपके दो नए जीव बन गए। पुनरुद्भवन में क्या होता है कि जो शेष हिस्सा काटने के बाद जो शेष हिस्सा बचा होता है वो खुद से पुनः बना लेती है। सोचो अगर ऐसा हमारे साथ होता तो कितने मजे आ जाते, ठीक है। देखो, जो स्पंज होती है, जो हाइड्रा होती है, इन जीवों को दो या दो से अधिक भागों में अगर काट दोगे ना, तो प्रत्येक भाग अपनी कमियों को पूर्ण कर लेता है और एक नया जीव बना लेता है, ठीक है। इसी प्रकार केचुआ, सितारा मछली आदि भी शरीर का अधिकांश भाग दोबारा बना लेते हैं। और पुनरुद्भवन के गुण क्या होता है? पुनरुद्भवन के गुण के कारण हाइड्रा एक से अधिक जातियों के कटे हुए शरीर आपस में जोड़े जा सकते हैं। इस क्रिया को रोपण, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये आप चित्र बना लीजिए एग्जाम में, तो ये अपना पुनरुद्भवन हुआ। नेक्स्ट आपका आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में बार बार एग्जाम में आता है।
चैप्टर नंबर 9 है का क्वेश्चन है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ठीक है, सब पढ़ा रखा है मैंने। कह रहे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। ठीक है, ये किरण आरेख मैंने खींच दिया, आपको समझाता हूँ। ये उत्तल दर्पण है अपना, एमएन क्या है अपना, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। ये हम जानते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आपको लिखना है। फिर हमने क्या किया, ये हमारा उत्तल दर्पण है, हमने हमारी एक वस्तु है ए बी, ये हमारी एक वस्तु है ए बी। वस्तु ए बी के एक बिंदु ए से दो किरणें ए एम, देखो ये ए बी है, एक हमारी किरण गई है ए एम। देखो ए एम के मुख्य अक्ष के समांतर ए एन की वक्रता केंद्र की दिशा में उत्तल दर्पण से टकराकर क्रमशः एम आर तथा एन ए से जाती हुई दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। देखिए यहाँ पर दो किरण है, ये भी यहाँ से ये जाएगी और यहाँ से टकराकर ऐसे वापस चली जाएगी, और एक यहाँ से जाएगी, यहाँ से टकराएगी और इसी सीध में वापस चली जाएगी। ये आपको क्या बनाना है, इसका किरण आरेख बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है, हर साल आएगा, पक्का पक्का आएगा ही आएगा, या तो दूरदृष्टि या निकट दृष्टि, इन दोनों में से आएगा। दोनों आएंगे तो दोनों, आपके सेट में कौन सा आएगा ये नहीं जान सकते, लेकिन दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दोनों में से एक तो आपके सेट में फंस जाएगा। क्या है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये सब मैंने चैप्टर जो पढ़ा है वहां पे बता रखा है। तो देखो नाम का ही उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, क्योंकि निकट बिंदु हमारा दूर खिसक जाता है, इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पा सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य बिंदु से दूर हट जाता है। ठीक है, निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए वो दूर हट जाता है, इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये दो सबसे बड़े कारण हैं। ठीक, कैसे ठीक कर सकते हैं, सबसे पहले देखो इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अभी ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो दूरदृष्टि दोष वाला है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है, उसका जो प्रतिबिंब है वो पीछे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, दृष्टि पटल से पीछे बन रहा है। लेकिन जैसे ये आदमी क्या लगा लेगा, उत्तल लेंस लगा लेगा, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फिर से कहाँ बनने लगेगा, दृष्टि पटल पे बनने लगेगा, यहाँ पर। ठीक है, ये अपना क्या उत्तल लेंस चश्मा है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक, उसका उल्टा है। तो इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पे ना होकर पास आ जाता है, नेत्र के पास आ जाता है, इसीलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है इसका होने का, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, अभी एक व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टि दोष है, देखिए उसका जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल पे ना बनकर पहले ही बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, पहले ही बन जा रहा है। अब जैसे ही वो बंदा चश्मा लगाएगा, चश्मा किसका लगाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस देखो निकट दृष्टि दूर को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे इसने क्या लगा लिया, अवतल लेंस लगा लिया, अवतल लेंस का चश्मा लगा लिया, तो फिर से इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनने लगेगा, दृष्टि पटल पे बनने लगेगा, रेटिना पर बनने लगेगा। ये इसका चित्र है, आपको एग्जाम में बनाना है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। तो ये चित्र जरूर बना लेना। ये चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, उत्तर दक्षिण, और ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये चुंबकीय रेखा है, नीली नीली। ठीक, गुण देखो। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है। ये रेखा आपको खुली आंखों से नहीं दिखती है, ये काल्पनिक रेखा है जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर समदूरस्थ होती हैं। क्या होती हैं? परस्पर समानांतर होंगी, इनमें समांतर होंगी है, और समान दूरी पर होंगी। असमान चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं में सघनता ही अधिक और कहीं पर कम, कहीं पे ज्यादा होती है, जो असमान होती हैं। जिस क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जिस क्षेत्र में बल रेखाएं कम होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। एकदम सिंपल वे में मैंने लिखवा दिया। ठीक है, कुछ गुण हैं, आओ ये जान लेते हैं। इन गुणों पे भी अलग से प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में समाप्त होती है। उत्तरी ध्रुव से निकलेगा नॉर्थ से और साउथ में आके समाप्त होगा। ठीक, चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर से आती हुई प्रतीत होती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये जो बल रेखा है, ये वाली और ये वाली, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, अगर काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। एक ही बिंदु पर एक दिशा बताएगा, दो थोड़ी ना बताएगा। अगर कटती तो ऐसा दो बताएगा, जो कि असंभव है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं, ये ध्यान रखना। ये सेकेंड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से क्वेश्चन आ जाता है। चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं, ज्यादा होती हैं। ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है। जितना पास रहोगे, चुंबक है इसके पास रहोगे तो ज्यादा रहेगा शक्ति, जितना दूर जाओगे उतना कम हो जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पे होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। हर साल एग्जाम में आता है और इस पर कई सारे प्रश्न बनते हैं, ये आपको पता होगा। देखो, ये हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म आपने देखा है कभी? बड़ा महंगा होता है, छोटा सा प्रिज्म आता है, इतना बहुत महंगा होता है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल का लैब का होना अनिवार्य है। आप अपने टीचर को बोलेंगे सर हमें प्रिज्म देखना है, तो वो ज़रूर दिखाएंगे आपको। आप सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, ज़रूर होगा आपके पास लैब। हमने तो ज़रूर देखा था। डिमांड करो आप टीचर से तो वो ज़रूर दिखाएगा। देखो, सूर्य की जो सफ़ेद किरण होती है, सफ़ेद ही लगती है अपने को, प्रिज्म से आके टकराती है और प्रिज्म क्या करता है, उस सफ़ेद किरण को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये क्या होता है? बैगनी आह पीला ला से बोलते हैं, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अंग्रेजी में बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। यह 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो है प्यारे बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अवयवी वर्गों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कहूँ, प्रकाश के श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में अवयवी में विभक्त हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और ये चित्र बना देना आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड एग्जाम इस साल दो और आपका छोटा भाई जो अगले साल भी आएगा
उसके लिए भी ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। 20 मैंने बताए, अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर ज़्यादा करोगे तो ऐसे कई सारे पार्ट्स मैं आपको बना के दे दूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। अगर आप वन शॉट वीडियो देखते हो, ज़रूरी क्या है, हमारे वीडियो तो ज़रूरी है ही है। एनसीईआरटी के सारे प्रश्न, चाहे वो बॉक्स के हों, अभ्यास के हों, क्वेश्चन बैंक, इनको आप अच्छे से पढ़िए, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। बाकी हम आपके साथ तो हैं ही लगे हुए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना।